Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss Vision IAS PT 365 for Environment। और यहाँ पे हम इसके फोर्थ चैप्टर पे चल रहे हैं जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद में दो ही टॉपिक्स आपके रिमेनिंग रहेंगे इसमें। ये वीडियो काफ़ी छोटी रहने वाली है, लगभग 30 to 35 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसमें बात करेंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो है उसकी बात करेंगे। इसके अगला जो पार्ट है उसमें अल्टरनेट एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट एनर्जी की, और इसके बाद में कुछ पॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे या तो इसी में पूरे को कंक्लूड करेंगे या फिर अगला वार्ड यदि पार्ट बनाएंगे तो उसमें अल्टरनेट एनर्जी और पॉल्यूशंस की बात करेंगे, या फिर अल्टरनेट एनर्जी को इसमें जोड़ के पॉल्यूशन को अलग से रिकॉर्ड कर देंगे और आपको शेयर कर देंगे। तो अब इसमें पार्ट में चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो एक तो इसमें इंडेक्स है, देखिए। ठीक है, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एक्चुअली मेनली रिपोर्ट ही है, और इसकी रिपोर्ट में आपको रैंक याद रखनी है 121/163 और ये इंडिया की रैंक है। ठीक है, तो टोटल इसमें जिसका मेजरमेंट लिया गया कंट्रीज का वो 163 नेशंस थे और इंडिया की रैंक 121 आई। इसमें खास बात ये ध्यान रखनी कि इससे पिछली साल इसकी रैंक 120 थी और उससे पहले 117 थी। मतलब इसकी जो रैंक है ये 2020 में, 2021 में और 2022 में ये लगातार घटती हुई आ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये कौन निकालता है। ये आपको SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका जो सॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है SDSN, वो इसकी रिपोर्ट को निकालता है। इसके अलावा इसमें देखना है आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है, रियो समिट में जब जो चीज़ें हुई उसके टारगेट्स जो लिए गए उसको यहाँ पे ट्रैक करना ही इस रिपोर्ट का मकसद होता है। अब देखिए यहाँ पे SDG इंडेक्स है, डैशबोर्ड है। ठीक है, और इसका पूरा नाम था पहले SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। और यहाँ पे अभी तक कोई प्रोग्रेस इंडिया में जो 2 साल है पिछले, उसमें कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं हुआ है। एक टर्म आपको याद रखनी थी, स्पिल ओवर इफेक्ट। क्या होता है स्पिल ओवर? मतलब किसी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है उससे दूसरी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, जो अनरिलेटेड होते हैं लेकिन वो इम्पैक्ट देखते ही देखते, मतलब डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली उन पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, उसे स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। आगे बात करें कि इंडिया ने अचीव दो ही टारगेट को किया है SDG के, वो है SDG 12 और SDG 13। इसके अलावा जो टारगेट है उसमें अभी भी इंडिया जो है पीछे रह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। SDSN जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है आपका, ये UNGA ने बनाया इसको 2012 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2012 में SDSN बना। और इसमें मेंबर नेशन जो है, मेंबर नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा है, 1700 के आसपास इसमें मेंबर है। तो आपको ज़्यादा याद रखने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। बस ये ध्यान रखिए ये UNGA ने बनाया, लेकिन इसके मेंबर जो है 190 से कम है, और कितने हैं? 144 है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कम होते हैं, उनका आपको मालूम याद रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए इसका काम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें प्रमोट करनी है ताकि SDG को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और पेरिस एग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज का उसको यहाँ पे ट्रैक किया जा सके। ये चीज़ इसमें ध्यान आपको रखनी है। एक दूसरी क्या है, ये एक आपकी US की कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1700 मेंबर इसमें शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए इंडिया ने 2023 से 27 के लिए एक इंडिया UN SDG कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जारी किया। तो आपको बस पता होना चाहिए कि एक फ्रेमवर्क है जो इंडिया UN ने बनाया हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन की बात करता है, और उसका टाइम जो है 2023 से 27 तक का है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इंटायरली हमारे जो 26 UN एंटिटीज़ जो है जिनका काम प्लान और प्रोग्राम से इंडिया नाम से जो एक चीज़ चल रही है उसको कैप्चर करना है। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए ऐसा एक फ्रेमवर्क है जो इंडिया UN ने बनाया है, और 4 साल के लिए 2023 से 27 तक के लिए। ये थोड़ी सी चीज़ आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। इसके आगे चीज़ है कि SCIAP प्रोजेक्ट है। अब SCIAP प्रोजेक्ट क्या है, पहले नाम देख लीजिए कि सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज़ के इंटीग्रेटेड अप्रोच उसमें लगानी है, और इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया है। तो फंडिंग आपको पता है GF जैसी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं इसमें काम कर सकती हैं, और इम्प्लीमेंट किसने किया है? UNIDO, UN हैबिटेट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। ये 3 संस्थाएं जो हैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो आपको बस पता रखना है सस्टेनेबल सिटीज़, क्योंकि सस्टेनेबल सिटीज़ में इंडिया से काफ़ी सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है, और ट्री सिटी में हैदराबाद वगैरह को लिया गया है, ग्रीन सिटी वगैरह में हैदराबाद है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। UN हैबिटेट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स क्या क्या प्रोग्राम्स लगा रही है, और अदर बॉडीज़ क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से 5 सिटी हमने ली है इसमें सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच के पायलट प्रोजेक्ट में। वो कौन सी? एक तो जयपुर है, एक मैसूर है, विजयवाड़ा है, गुंटूर है, और आपका भोपाल है। तो ये तो आपकी कौन सी हो जाएंगी? ये तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, ये MP की एक हो जाएगी, एक कर्नाटक की हो जाएगी, एक आपकी राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बाकी काम क्या है, वो ये सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में कुछ USAF का कार्बन सस्टेनेबल असेसमेंट फ्रेमवर्क है, उसको यहाँ पे कुछ एक स्पिटिल प्लानिंग में उसको डेवलप करना है। ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। एक दूसरा चीज़ की जो जयपुर है उसको 3 स्टार रेटिंग इसमें ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी में प्रोवाइड की गई है।
तो आपको उस बात याद रखनी है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए चल रही है। हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री काम करेगी, तो बाहर से यूएन हैबिटेट और यूएन आईडीओ जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। और इसमें 5 सिटीज़ इंडिया की इसमें शामिल है, एक जयपुर से, एक मैसूर है, 2 विजयवाड़ा गुंटूर है और एक भोपाल वाली है। यूएन हैबिटेट की बात करें तो ये एक यूएन की एजेंसी है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बात करती है। और ये किसने इसको बनाया, इसको भी यूएनजीए ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। काम क्या है इसका, इसका सोशो इन्वायरमेंटल आपका जो सस्टेनेबल टाउन्स हैं और सिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल के मोटिव से उनको बनाए रखना है। तो सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबल टाउन डेवलप करना, उसको प्रमोट करना, और इसके साथ में शेल्टर फॉर ऑल का जो एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है उसको प्रोवाइड करने का इसका काम रहेगा। अब देखिए पब्लिकेशन क्या क्या है, तो यूएन हैबिटेट की 3 पब्लिकेशन आपको मेनली याद रखने हैं। पहला है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज, दूसरा है एसडीजी इन अर्बन, और तीसरा है आपका ये रहा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। अब ये वाली रिपोर्ट आप याद रख सकते हैं, न्यू अर्बन एजेंडा, तो ये भी याद रख सकते हैं, लोकल बॉडीज फ्यूचर वी वांट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऊपर की 2 हैं और ये थर्ड वाली जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको याद रहेगी आराम से, ह्यूमन सेटलमेंट पे ग्लोबल रिपोर्ट, 2 आपको याद रखनी है, एक तो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज और एक है एसडीजी एंड अर्बन। तो ये 3 रिपोर्ट मेन और टोटल 5 आपको पता होना चाहिए यूएन हैबिटेट की। ठीक है, काम क्या करेगी, शेल्टर फॉर ऑल के कंसेप्ट पे और सोशो जो इन्वायरमेंटल जो आपका सस्टेनेबल टाउन है उनको डेवलप करना इसका काम रहेगा। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए SCIP आपका यूएनआईडीओ हैबिटेट और महुआ का प्रोग्राम है, GF इसको फंडिंग कर रही है। अदर कुछ सस्टेनेबल हैबिटेट के इनिशिएटिव्स हैं तो वो आप देख लीजिए कि कोटोविक में भी क्या हुई, एक आपकी एक मीटिंग हुई जिसे बोलते हैं 11वीं वर्ल्ड अर्बन फोरम 2022, ये हुई। अब देखिए वर्ल्ड अर्बन फोरम है, फोरम है मतलब काफ़ी सारे उसमें नेशंस आए होंगे। ठीक है, अर्बन है मतलब अर्बन एरिया के ऊपर है, वर्ल्ड के काफ़ी सारे उसमें पार्टीज हैं। अब इसका ये क्या है, प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है आपकी सस्टेनेबल अर्बन को ऑर्गेनाइज्ड, आपका जो है को ऑर्गेनाइज्ड है, और इसको करता कौन है, ये यूएन हैबिटेट भी इसको करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पहली आपकी वर्ल्ड अर्बन फोरम जो हुई वो आपकी नैरोबी 2002 में हुई, तो ये आपको पता रखना चाहिए कि 2002 में नैरोबी से इसका कुछ काम हुआ था। ठीक है, और यूएन हैबिटेट इसको काम कर रहा है। और इसके अलावा ये अभी जो हुई है वो 11वीं हुई है, और कहाँ हुई है, पोलैंड के कोटोविक में हुई है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। और ये है क्या, ये आपकी WUF है, वर्ल्ड अर्बन फोरम है 2022 की, अभी रिसेंट की। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा पहले जो हुई उसमें क्या था, 11वीं जो वर्ल्ड अर्बन फोरम जो थी उसमें NIUA का C3 एक कुछ कंसेप्ट आया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसे WRI बोलते हैं, और उसका इंडिया का पार्ट जो है उसको WRI इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने 11वीं की जो 11वीं इसकी WUF थी उसको लॉन्च किया था, इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म बनाया था। ठीक है, और वो किसका काम क्या था, उसका था कि अर्बन एरियाज में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे NIUA C3 क्या है, तो NIUA आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्बन अफेयर्स है उसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट है अर्बन अफेयर्स के लिए। इसमें C3 क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, तो ये है NIUA क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़। तो इसने वर्ल्ड आपका जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया है उसके साथ मिलके 11वीं WUF को कंक्लूड किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था। 12वीं अभी चल रही कोटोविक में, तो लास्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछ सकता है, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए। नैरोबी से स्टार्ट हुआ, 2002 में ये बना, यूएन ने इसको बनाया था 2001 में, लेकिन पहली इसकी फॉर्म जो थी 2002 में नैरोबी में हुई। ये 2 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी थी। एक चीज़ है 2007 से एक गृह नाम से एक पोर्टल चल रहा है, और गृह क्या है, आपका जो हाउसेज जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ग्रीन रेटिंग एक प्रोवाइड करनी होती है, और उसको कौन करता है, टेरी जो है, टेरी क्या है आपका प्राइवेट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसने इसको डेवलप किया, ये आपकी रेटिंग एक तरीके से मैकेनिज्म है। और यहाँ पे नेशनल रेटिंग सिस्टम जो है इसको यहाँ पे जो आपकी ग्रीन बिल्डिंग कोड जो है इंडिया ने लॉन्च किया। ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्ड जो सेट करने का काम होता है, इसमें गृह पोर्टल के थ्रू अडॉप्ट किया जाता है नेशनल रेटिंग सिस्टम को। इसने बनाया किसने, इसको टेरी ने बनाया था, जो प्राइवेट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट रहा है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया कि ग्रीन रेटिंग का काम करेगा। काम किस चीज़ के ऊपर है, हैबिटेट असेसमेंट का, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए एक रेटिंग प्रोवाइड करनी है जो आपकी ग्रीन सॉल्यूशन बेस्ड रहेगी। ये थोड़ा सा इसमें बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इंडिया ने UNFCCC में जो INDC जो दिया था उसमें भी कहा था कि इंडिया का खुद का एक बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम रहेगा जिसको हम धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे। और अब हम ये जो है 2007 से गृह जो है हमने बनाया, लेकिन उस पर अभी और ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 2007 से चल रहा है, और टेरी जो है इसने डेवलप किया है। ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड हमें सेट करने होते हैं। एक अगला है CIT ISS। अब CIT ISS है, देखिए CIT ISS का काम क्या है, ये सिटीज इंस्ट्रूमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन रखने की जो चीज़ें होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए है, लेकिन ये भी सिटीज़ के लिए है। तो इसका नाम ही क्या है, सिटीज़
CIITIIS, सिटीज, इसको सिटीज ही बोलेंगे। अब किसका है ये देखिए, अब यहाँ से सिटी के लिए बात हो रहा है तो महुआ होगा, महुआ जो आपकी मिनिस्ट्री है वो रहेगी। इसके अलावा आपका कुछ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, कुछ EU है और एक NIUA है। तो ये इन सबका एक क्या है, जॉइंट प्रोग्राम। बस पता होना चाहिए कि आपका NIUA भी इसमें शामिल है। काम क्या है, एक इनोवेट करना है, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल आपकी जो सॉल्यूशंस है इंस्ट्रूमेंट सिटीज के लिए वो प्रोवाइड करना। अब इसमें क्या होगा, कुछ ग्रांट भी मिलेगी, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा, और इससे आपका ये आपकी जो सिटीज का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है ये यहाँ पे एक तरीके से काम कर पाएगा। इसके मेन कंपोनेंट क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक जो फंडामेंटल आपका स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट जो है उनको यहाँ पे फंडिंग करना है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, एक चैलेंज प्रोसेस होगा जिसके थ्रू करना है। तो चैलेंज कुछ वहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे कि मतलब इतने टाइम के अंदर हमें कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, इस तरह की चैलेंज वहाँ रखेंगे। तो ये इसका फंडिंग का जो है मेन कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा। आपकी जो मेन कह सकते हैं स्मार्ट सिटी जो कर रही है उन्हें हम फंडामेंटल सिटीज़ को कह सकते हैं जो अंडर है। और अभी एक आपकी कह सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई कि जिसमें लगभग 32 सिटीज़ जो थी वो ही अपने टारगेट को अचीव कर पाई है स्मार्ट सिटी में, जिसकी डेडलाइन 2023 जून तक बढ़ाई गई थी, ठीक है। अब ये देखिए आपको यहाँ से याद रखना है कि 1/3 भी सिटीज़ जो है उन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया है टारगेट को। मतलब 68 सिटीज़ तो अभी लैग पीछे रह रही हैं अपने टारगेट को पूरा करने में। तो यहाँ पे ध्यान रखें 32 सिटीज़ हैं जो कि 1/3 भी नहीं बनाती। तो आप याद रखें 1/3 से भी कम सिटीज़ ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इसके अलावा देखिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया इंडिया ने, सेबी इसको रेगुलेट करता है। और जारी किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है। यूनियन बजट 2022-23 में ही चला। और ये क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मतलब इसमें आपका इनकम जो है अश्योर हो जाएगी, फिक्स रहेगी, वो चीज़ है। इसके अलावा इसमें क्या है कि ये क्लाइमेट रिलेटेड आपकी जो इन्वायरमेंटल जो प्रोजेक्ट है उनको सपोर्ट करने का ये काम करेगा। इसमें कुछ चीज़ें वो ध्यान रखनी है जो यहाँ से एक्सक्लूड की गई। वो क्या क्या है कि न्यूक्लियर प्लांट आप इसके अंदर नहीं लगा सकते, लैंडफिल प्रोजेक्ट इसमें नहीं लगा सकते, डायरेक्ट वेस्ट जो इंसिनरेशन जो होता है उसको जलाने वाला काम जो होता है वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जो 25 मेगावाट से ज़्यादा के हैं उसको आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इससे छोटे हैं तो आपको यहाँ पे उसकी परमिशन मिल जाएगी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की उसके नाम से। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लासिफिकेशन का कुछ काम होगा। ग्रीन फाइनेंस जैसी वर्किंग कमेटी कुछ बनाएंगे ताकि वो क्या करेगी, डिसीजन ली जाएगी SGB के इशुएंस पे कि उनको किस तरह से इशू करना है। इसके अलावा जो जो इसकी जो प्रोसीड्स जो है वो कहाँ होंगी, डिपॉजिट होंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। वहाँ से फिर क्या होगा, गवर्नमेंट वहाँ से उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रोजेक्ट के ऊपर। 2017 में सेबी ने कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स वगैरह लाई ग्रीन बॉन्ड के लिए, और अब जाके ये क्या चल रहा है, आपका पहला SGB फ्रेमवर्क अभी आया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन से प्रोजेक्ट है। बजट 2022-23 है। 2017 में सेबी ने पहले भी कुछ नॉर्म्स इसके बनाए थे। फर्स्ट बिल्डिंग ग्रीन बॉन्ड पहले जारी हुआ था तो यस बैंक ने जो एक अपने बेसिस खुद के बेसिस पे वो लिया था। इसके अलावा देखिए एक म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड भी होता है। ये क्या होता है, ये सेबी ने भी इसको अलाउ किया हुआ है क्योंकि बॉन्ड मार्केट को सेबी ही रेगुलेट करता है। तो ब्लू बॉन्ड क्या हुए, ऐसे बॉन्ड जो सेबी ने आपके प्रपोज किए, ठीक है। और इसका काम क्या था कि सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए एक मोड की तरह वर्क करना था। ये क्या होता है, अब आपको पता है बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो नए तरह का जो आपका जो फंडिंग का सपोर्ट सिस्टम जो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है ताकि आपके हेल्दी ओशन और ब्लू इकोनॉमीज में वर्क किया जा सके। तो ये हो गया ब्लू बॉन्ड। ब्लू इकोनॉमी आपको पता है अच्छे से कि आपका लाइवलीहुड और जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो आप ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज की फॉर्म में करते हैं, सस्टेनेबल उनका यूज करते हैं, तो वो ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। मतलब क्या क्या है, ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इसके साथ में लाइवलीहुड और जॉब भी वहाँ पे बढ़े थे। ब्लू इकोनॉमी है और इसको हार्नेस करने के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाएंगे वो आपके ब्लू बॉन्ड कहलाएंगे, जिसमें होगा हेल्दी ओशन और ब्लू इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन परमिट्स क्या होता है, तो ये ऐसे परमिट्स होते हैं जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस कहलाते हैं। कौन जारी करेगा इनको, MOEFCC जो है आपका मिनिस्ट्री जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के लिए वो काम करेगी। इसमें क्या कहा है अभी कि रिवर वैली के लिए 13 साल की वैलिडिटी होगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उनके लिए 15 साल की वैलिडिटी की बात की है। इसके अलावा माइनिंग प्रोजेक्ट जो है उनकी होगी 50 ईयर की होगी माइनिंग की लीज, लेकिन उनके लिए जो कहेंगे उसके कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो 30 ईयर के लिए होगा। मतलब माइनिंग के लिए लीज तो है 50 साल के लिए दे देंगे, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियर आपको क्लियरेंस 30 साल का मिलेगा, 20 साल के लिए फिर से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिवर वैली में आपका जो माइनिंग का है जो अदर प्रोजेक्ट है माइनिंग के अलावा उसकी 10 साल है, रिवर वैली की 13 साल है और न्यूक्लियर पावर प्लांट की 15 साल है। तो ये आपकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस है जिसे बोलते हैं ग्रीन परमिट, ठीक है। रेगुलेट कौन करेगा, MOEFCC इसको रेगुलेट करेगा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये मैंडेटरी कब से हुआ, ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसके अंदर इसको मैंडेटरी किया गया। वहाँ पे क्या है, ये नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं 2006 के बेसिस पे, और इसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती रहती हैं। तो ये आपको पता चला ग्रीन परमिट है, MOEFCC करेगा, मैंडेटरी है EPA 1986 के अंदर, ठीक है। 13 साल, 15 साल, 10, 13, 15 और 50 और 30, ये कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा देखिए EIA 2006 के कुछ फीचर्स क्या क्या है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि कुछ स्टेज होती हैं जहाँ पे आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस किसी प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, पहले सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर स्कोपिंग होगी, फिर एक पब्लिक आपकी कंसल्टेशन की जाएगी, फिर आपको अप्रेजल प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट अभी फाइनल हम आ गए हैं, इसको हमें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो फिर बिडिंग वगैरह जो चीज़ होती है वो बाद में होती रहती है। तो ये तो चार तो मेन प्रोसेस है उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है मैंडेटरी होती है कुछ प्रोजेक्ट के लिए जिन्हें नोटिफाइड प्रोजेक्ट बोलते हैं, और कौन से हैं, जैसे माइनिंग के लिए जरूरी है, आपका थर्मल पावर प्लांट है, रिवर वैली को कुछ उसमें से कुछ रिसोर्सेज निकालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कुछ करना है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक जैसे पावर प्लांट है या फिर कुछ और, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट जो है जो इसमें नोटिफाई होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी है। चार आपको स्टेज मालूम होना चाहिए। टाइम पीरियड इसका होता है 105 दिन, जिसमें 60 दिन तो आपका होता है अप्रेजल के लिए और 45 दिन आपका डिसीजन लेने के लिए होता है। तो ऐसे टोटल 105 दिन होता है। अभी बात चल रही है कि इसको और कम किया जाए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो है उनकी नोटिफाइड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसमें एक और कैटेगरी है कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, जहां पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस जरूरी होता है यूनियन गवर्नमेंट से, वो तो कैटेगरी ए में आ गया। दूसरा है कि जहां पे आपका रिक्वायर है स्टेट की, तो उसे बोलेंगे कैटेगरी बी के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, स्टेट इन्वायरमेंट आपकी जो कमिटी होती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाली जो कमिटीज होती हैं, वो स्टेट की जो होगी वो कैटेगरी बी वालों को देगी, क्या बोलते अप्रूवल देगी। कैटेगरी ए में यूनियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया इन चीज़ों का। इसके अलावा कैटेगरी बी में दो हो गया, कैटेगरी B1 है और कैटेगरी B2 है। अब कैटेगरी B1 में क्या है कि यहाँ पे EIA रिपोर्ट अप्रेजल के लिए पहले जरूरी होती है, मतलब आप जब अप्रेजल की बात करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले EIA रिपोर्ट वहाँ पे होनी चाहिए। जबकि कैटेगरी B2 होती है कि वहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं होती है, बस हाँ वहाँ जो स्टेट आपकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कमिटी जो होती है उसकी वहाँ पे अप्रूवल चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये नहीं चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पब्लिक कंसल्टेशन जो है कैटेगरी ए में और कैटेगरी बी में, ठीक है। तो यहाँ पे तो पब्लिक कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन कैटेगरी B2 जो है यहाँ पे मतलब आपको जब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, पब्लिक कंसल्टेशन की ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो वहाँ पे डायरेक्टली भी वहाँ पे जो कमिटी जो होती है वो अपने बेसिस पे ही वहाँ पे रिकमेंड कर देती है, प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देती है। तो वहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती है। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी B1 में पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी है, और कैटेगरी बी की कैटेगरी B2 जो है वहाँ पे जरूरी नहीं है। जबकि कमिटी जो है उसकी अप्रूवल जरूरी है, बस कंसल्टेशन की जो बात है वो इन दो में नहीं चाहिएगी। ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या है, हाँ इतने आपको मालूम होना चाहिए कि इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह इनका मॉडर्नाइजेशन करना है। तो अब जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है उस पर जब एक बार अप्रूवल ले ली, तब उसमें मॉडर्नाइज उसको यदि करना है तो फिर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टाउनशिप बनाना है, तो जब पहले वो टाउन बनाने के लिए जब जमीन लेनी थी तो उस टाइम अप्रूवल ले ली, तब टाउनशिप को आगे जो डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं या रीबिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कहा है कि जो आपका उसके जो फीचर थे उसमें कहा था कि पब्लिक हियरिंग जो है आपकी वो 45 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसे कुछ दिन होते हैं। तो टाइम पीरियड ग्रांट करने के लिए 105 दिन था, पब्लिक हियरिंग के लिए 45 दिन है, अप्रेजल के लिए 60 डे है। तो ऐसे कुछ डेज हैं, दो कैटेगरीज हैं, बी में भी दो कैटेगरी है, पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी है नहीं है, ये भी आपको चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इसमें पता चला। अब देखिए नया रिसेंट में कुछ अमेंडमेंट इसमें जो आया है वो क्या है कि यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि अभी कोई EIA की जरूरत नहीं है यदि हमें हाईवे प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो LOC के 100 किलोमीटर अंदर, मतलब 100 किलोमीटर एरिया है, ये LOC है, तो इसके 100 किलोमीटर अंदर तक कोई भी EIA परमिशन लेने की जरूरत नहीं, मिनिस्ट्री अपने बेसिस पे अप्रूवल कर देगी। इसके अलावा एग्जाम्पशन को है, एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड जो थी बायोमास बेस्ड पावर प्लांट के लिए उसको बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे ऑक्सिलरी फ्यूल जो है जैसे कि उसमें कोल है, लिग्नाइट है, इसको 15% तक यदि और उसका यूज़ करना है ऑक्सिलरी फ्यूल के फॉर्म में तो उसमें एग्जाम्पशन बढ़ा दिए गए हैं। ये कुछ इसमें कह सकते हैं कि छूट दे दी है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनका एक्सपेंशन करना था और वो आपके क्या थे, टर्मिनल बिल्डिंग जो एयरपोर्ट की होती है उनके एक्सपेंशन की यदि बात हो तो वो ऐसे प्रोजेक्ट को भी एग्जाम्प्ट कर दिया है कि वो अपने बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अप्रूवल दे सकती है। इसके अलावा कैटेगरी बी के लिए मैंने आपको बताया अलग अलग जो चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो है जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो होंगे वहाँ पे अप्रूवल आपकी अप्रेजल जो है यूनियन लेवल पे दी जाएगी, और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, एज कैटेगरी बी मतलब आपका कैटेगरी बी जो है यदि वहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं तो कैटेगरी बी में स्टेट से लेना चाहिए था, लेकिन जब नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें आएंगी तो वहाँ पे आपको यूनियन गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो ये आपको तीन चीज़ याद रखनी है, 100 किलोमीटर LOC के पास तक अप्रूवल नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए, यदि 15% तक हम कुछ ऑक्सिलरी जो फ्यूल है उसको यूज़ कर रहे हैं
तो इसके अलावा एयरपोर्ट की बिल्डिंग वगैरह के टर्मिनल के लिए बढ़ा दिया, ये तो कुछ खास नहीं है, ये बस याद रखें ऑक्सीजरी फ्यूल वाला और एलओसी वाला। और इसके अलावा कैटेगरी बी, यदि वहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये इसमें बेसिक चीज़ हुई। अब ये देखिए स्टेट ईआईए आपकी अथॉरिटी होगी, ठीक है, तो ये आपका जैसे यूनियन की होगी ऐसे स्टेट में होगी, तो ये आपको सिंपल सी चीज़ पता चली। एक जीएसएसबी होता है जो क्या होता है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसी है जो जीआरआई की, अब जीआरआई क्या आपका ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, ठीक है। तो अब ये आपको बेसिक पता होना चाहिए था कि जीएसएसबी क्या होता है, एक सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्लोबल लेवल पे स्टैंडर्ड सेट करने वाला जो बोर्ड है वो आपका जीएसएसबी है, ठीक है। अब ये दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जीआरआई के अंदर बनाई गई, ग्लोबल आपका रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के अंदर। काम क्या है इसका, बायोडाइवर्सिटी स्टैंडर्ड को जो कह सकते हैं कि रिवाइज करना है, उसके लिए कुछ काम करना होता है, और अभी तक 2006 के बाद में कोई यहाँ पे रिवाइज नहीं किया है। तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस आपके साथ में यहाँ पे की है। आगे क्लाउड फॉरेस्ट के बारे में कुछ बात किया, क्लाउड फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए कुछ यहाँ पे वैल्यूएबल फाइनेंसिंग के लिए क्लाउड फॉरेस्ट एसेट की फाइनेंसिंग की बात की गई है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए क्लाउड फॉरेस्ट क्या होता है। तो ये सबसे पहले देखिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए काम करेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो क्लाउड फॉरेस्ट क्या है, एक एरिया ऐसा जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 10% से ज़्यादा हो और फॉग प्रेजेंट जो है आपका 70% से टाइम, मतलब 24 घंटे जो है उसमें से 70% टाइम जो है उस टाइम पे वहाँ पे फॉग प्रेजेंट रहे, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक तरीके से ह्यूमिडिटी जैसी कंडीशन वहाँ पे बनी रही और जो फॉरेस्ट कवर है वो 10% से ज़्यादा रहे, तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे हम, क्लाउड फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्या होंगे, थोड़े से कूल होंगे, थोड़े से वेट होंगे जो अदर फॉरेस्ट के कंपेयर में, और इनकी हाइट एलिवेशन जो है 1500 से 3000 मीटर दे रखी है। और ये क्या है, इसमें यहाँ पे पेड़ जो है वो शॉर्टर होंगे, और जो आपके मॉस है, फर्न है, क्योंकि आपको कहा है ना कि भाई ट्री कवर 10% तक चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या है फॉग प्रेजेंट रहनी चाहिए 70% टाइम तक। तो इसलिए यहाँ पे उसको क्या कवर दिया है, क्लाउड फॉरेस्ट, मतलब क्लाउड फॉग का एक तरीके से क्लाउड ही वहाँ पे है, हालांकि ट्री कवर वहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको देखनी थी कि क्लाउड कवर क्या है, क्लाउड फॉरेस्ट क्या कहलाता है, कितना कैनोपी चाहिए उसमें, और फॉग प्रेजेंट कितना होना चाहिए, और ये काम क्या करेगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, बार बार हम डिस्कस करें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है, तो क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर जब हम यूज करते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, तो ऐसी जो मैकेनिज्म है उसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें कौन सी क्रॉप आती है, मिलेट्स जो है इसमें एग्जांपल में आती हैं, और इससे क्या होगा, इससे आपका 30% मिटिगेशन नीड जो होगी हमारी 2030 तक, इस तरह से हमें अचीव करनी होगी ताकि हम क्लाइमेट टारगेट को जो है पेरिस के उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि 37% मिटिगेशन जो हमें 2030 तक नीडेड है उसको ये प्रोवाइड कर सकती है, ताकि हम प्राइवेट जो आपका पेरिस क्लाइमेट टारगेट है उनको अचीव कर सकें। तो ये आपको बेसिकली एनवीएस के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी मेंस में चीज़ आएंगी, जब दोबारा से हम रिवाइज करेंगे, अभी तो आपको बेसिक पता होना चाहिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन किस में हेल्प करेगा, तो जो पेरिस के टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा, और क्लाइमेट सेंसिटिव जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको यूज़ करना इसका एक पार्ट कहलाएगा। एक है मिस्टी, मिस्टी क्या है आपका मैंग्रोव इनिशिएटिव है फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हैबिटेट जो है शोर लाइन का उसको बचाने का, इसके अलावा टेंजिबल इनकम वहाँ पे जनरेट करने का एक मैंग्रोव के लिए इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, ये एक रेजिलियंस बिल्ड करेगा साइक्लोन और सुनामी से बचने के लिए उनके अगेंस्ट। तो ये आपको मिस्टी याद रखना है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव अलायंस के बारे में आपने पहले देखा होगा, ये आपका इनिशिएटिव हो गया मिस्ट्री नाम से। और इसके अलावा लास्ट है आपका स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर एसएफएन रिपोर्ट 2022 कहते हैं, इसको किसने जारी किया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो यूएनईपी है, एक बीएमजेड जो आपका क्या है कि जर्मनी की एक मिनिस्ट्री है, तो वो मिलके इसमें कुछ काम करती है यूएनईपी के साथ में, प्लस मैकिन्से जो रिपोर्ट पब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन वो है, तो यूएनईपी, बीएमजेड और मैकिन्से, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि इस रिपोर्ट में कहा है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर एसएफएन रिपोर्ट में कि अभी तक एनबीएस सॉल्यूशंस के लिए जो फंडिंग की जा रही है वो अंडर फाइनेंस्ड है, मतलब अभी तक उनको जितना नीड होता फाइनेंस का वो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो फिर आगे बात करें एक और रिपोर्ट की, वो है ईएलडी इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है जो आपका इकोनॉमीज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के नाम से एक इनिशिएटिव है, 2011 में लॉन्च हुआ। वही बीएमजेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ जर्मनी और यूएनसीसीडी, अभी डेजर्ट की बात की जा रही है तो यूएनसीसीडी काम करेगा, और इसमें यू भी शामिल है, ईयू शामिल है इसमें। तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका काम क्या है, इंटीग्रेट करना ट्रू वैल्यू ऑफ लैंड इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या काम करना, सस्टेनेबल लैंड यूज को प्रमोट करना, ऐसा कुछ इसमें काम होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं आपकी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट की कि एनबीएस अंडर फाइनेंस्ड है। और ईएलडी इकोनॉमीज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन 2011 से जो चल रहा है, इसने कहा है कि हमें
सस्टेनेबल लैंड यूज़ को प्रमोट करने की जरूरत है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके आगे देखिए, आगे चीज़ें जो है आगे देखेंगे, वो चीज़ आएगी आपकी अल्टरनेट फ्यूल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो इसको हम अलग से पार्ट में करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चीज़ था वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अगली चीज़ जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ईजिली ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आप आसानी से वो ख़त्म कर सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को शेयर कीजिए, टॉपिक्स को शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और अदर से जो पीवाई की जो क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से एक लेवल चेक कीजिए कि हम किस स्टैंडर्ड पे अभी चल रहे हैं और हमें कौन सा आगे जाके वर्क करना है, कौन सा स्टैंडर्ड सेट करना है, ताकि प्रीलिम्स हमारा इस बार अच्छे से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।